नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। कक्षा 9 की भूगोल की पाठ्य पुस्तक के तीसरे अध्याय अफवाह का तीसरा भाग लेकर। दोस्तों, इससे पहले वाली दो वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि नदी का क्या अर्थ होता है, भारत में कौन कौन सी कितने प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं और नदियों की विशेषता क्या है। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में हम अब तक की दो वीडियोस में अध्ययन कर चुके हैं। यदि आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखी हैं दोस्तों, तो आप उन दोनों वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस तीसरी वीडियो को आप तभी समझ सकते हैं जबकि आप पहली दो वीडियो को देख चुके हों। उन वीडियोस को ढूंढने में के लिए आपको किसी प्रकार की मशक्क़त ना करनी पड़े, इसलिए उन दोनों वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अतः आप उनको आसानी से देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आप पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अतिरिक्त वीडियो यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक भूगोल के तीसरे अध्याय अफवाह का तीसरा और अंतिम खंड। दोस्तों, हिमालयी नदियों का अब तक हम अध्ययन कर चुके हैं और हमने देखा है कि हिमालय से निकलने वाली नदियों को सदाबहार नदियाँ भी कहा जाता है, क्योंकि वे नदियाँ ग्लेशियर से निकलती हैं, किसी ग्लेशियर से निकलती हैं और ग्लेशियर निरंतर पिघलते रहते हैं। इस वजह से वो पिघलता हुआ पानी हिमालय से निकलने वाली नदियों में जल का मुख्य स्रोत होता है। इसके अतिरिक्त बहुत सी सहायक नदियाँ आकर भी उनमें मिल जाती हैं, जिसकी वजह से हिमालय नदियों में जल की मात्रा अधिक होती है। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वो लंबा मार्ग तय करती हैं और मृदा अपरदन जैसे जो प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं उनका एक महत्वपूर्ण कारक बनती हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। तो दोस्तों, हमारे देश में सिर्फ हिमालय नदियाँ नहीं बहती हैं, बल्कि बहुत सारी ऐसी नदियाँ भी हैं जिनको हम प्रायद्वीपीय नदियाँ कहते हैं। और ये जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं इनके लिए पश्चिमी घाट प्राकृतिक जल विभाजक का काम करता है। ये प्राकृतिक घाट जो है वो पश्चिमी तट के निकट है और उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत की जो अधिकांश नदियाँ हैं जैसे कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और महानदी आदि, ये पूर्व की तरफ बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। दोस्तों, आप सोचेंगे कि पश्चिमी तट कहाँ है और कहाँ से कहाँ तक फैला है। इसे मैं आपको मानचित्र में दिखाता हूँ ताकि हम समझ सके कि ये जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वहाँ पश्चिमी तट किस प्रकार से एक जल विभाजक का काम करता है। दोस्तों, आपकी पाठ्य पुस्तक भूगोल के दूसरे अध्याय से ये मानचित्र लिया गया है, जिसमें हम लाल रेखा वाले क्षेत्र को पश्चिमी घाट के रूप में देख सकते हैं। यह महाराष्ट्र और केरल तथा गोवा आदि राज्यों को अपने आप में समेटता है और एक प्राकृतिक तटीय रेखा का निर्माण करता है। इसके अंतर्गत कोंकण तट और मालाबार तट को शामिल किया जा सकता है। अधिकांश जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो यहीं से उद्गमित होती हैं और ये प्राकृतिक घाट उनके लिए एक प्राकृतिक जल विभाजक का कार्य करता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में आगे की परिचर्चा। दोस्तों, पश्चिमी घाट से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ जो हैं वो छोटी धाराएँ मात्र हैं। इनमें मात्र दो नदियां ऐसी हैं जिनको हम बड़ी नदियों का दर्जा दे सकते हैं, जिनमें नर्मदा और तापी नदियों का नाम लिया जा सकता है। ये नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं और ज्वारमुख नद का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं उनकी द्रोणियां आकार में अपेक्षाकृत छोटी हैं, अर्थात ये नदियां कम क्षेत्रों में बहती हैं और लंबी धाराएं नहीं बनाती, बल्कि बहुत कम धाराएं बनाती हैं। तो दोस्तों, प्रायद्वीपीय नदी में जो विभिन्न नदी द्रोणियाँ हैं, अब एक एक करके हम उन नदी द्रोणियों का अध्ययन करेंगे। ये नदी द्रोणियाँ उतनी ज़्यादा विस्तृत नहीं है जितना अध्ययन हमने हिमालय नदियों के बारे में किया था।
ये द्रोणियाँ अपने आप में इतनी छोटी हैं कि हमें इनके बारे में सिर्फ इतना जानने की ज़रूरत है कि ये किन क्षेत्रों से निकलती हैं, कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती हैं और इनका उद्गम क्षेत्र कौन सा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नर्मदा द्रोणी के बारे में। जैसा कि अभी हमने जाना कि नर्मदा द्रोणी जो है वो प्रायद्वीपीय नदियों में पश्चिम की ओर बहने वाली लंबी नदियों में से एक है और इस नदी का जो उद्गम स्रोत है, यानी कि जहाँ से ये निकलती है, इसका उद्भव होता है, वो मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। यह पश्चिम की ओर बहती हुई भ्रंश घाटी में बहती है और समुद्र तक पहुँचने से पहले यह नदी अनेक दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। इसके अलावा जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों से यह नदी गहरे गौर से बहती है और जहाँ कहीं भी यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है, अर्थात जहाँ कहीं भी यह ऊंचाई से नीचे गिरती है, वहाँ यह धुआंधार जल प्रपात का निर्माण करती है, जिसको हम वाटरफॉल कहते हैं इंग्लिश में। अर्थात ये जहाँ कहीं भी ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरती है, वहीं यह जल प्रपात का निर्माण करती है। दोस्तों, इस नर्मदा द्रोणी में या नर्मदा नदी में बहुत सी सहायक नदियां आकर भी मिल जाती हैं और ये सहायक नदियां अधिकांशतः इस नर्मदा नदी में समकोण से प्रवेश करती हैं। समकोण क्या होता है, ये आपने गणित में पढ़ा होगा कि बिल्कुल सीधी रेखा के रूप में ये नर्मदा नदी में प्रवेश करती हैं। और जहाँ तक इस नदी के द्रोणी क्षेत्र की बात है, अर्थात जिन राज्यों से होकर ये गुजरती है, तो ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों तक विस्तृत है। अर्थात गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में यह नदी बहती है। दोस्तों, प्रायद्वीपीय नदियों में जो दूसरी नदी है वो तापी नदी है और अगला अध्ययन हम जो करने जा रहे हैं वो तापी द्रोणी का है। जो तापी नदी है उसका उद्गम स्रोत मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के में जो सतपुड़ा की श्रृंखलाएं हैं वहाँ है। अर्थात मध्य प्रदेश में बैतूल जिले के सतपुड़ा जंगलों से इस नदी का उद्गम होता है और यह तापी नदी भी नर्मदा नदी के समानांतर एक भ्रंश घाटी से बहती है। इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा कम है और इसकी तापी नदी की जो द्रोणी है, अर्थात जिन क्षेत्रों में ये बहती है, वह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्यों से होकर गुजरती है। अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच की जो का तटीय मैदान है वो बहुत ज़्यादा संकीर्ण है। इसी कारण तटीय नदियों की जो लंबाई है वो बहुत ज़्यादा कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियां हैं उनमें मुख्य रूप से साबरमती, माही, भारत पुजा तथा पेरियार नदियों का नाम लिया जा सकता है, जो पश्चिम की ओर बहती है और प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं। दोस्तों, इसके बाद गोदावरी नदी है और अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं गोदावरी द्रोणी का। जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनमें सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी को ही माना जाता है। इस प्रकार गोदावरी प्रायद्वीपीय नदियों की दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण नदी है और इसका जो उद्गम स्रोत है, अर्थात जहाँ से यह नदी जन्म लेती है, वो महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढाल है। इसकी कुल लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है और यह नदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल प्रवाहित करती है। प्यारे बच्चों, जितनी भी प्रायद्वीपीय नदियां हैं उन प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी का अपवाह तब सबसे ज़्यादा बड़ा है और यह नदी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश आदि राज्यों से होती हुई बहती है और अनेक सहायक नदियां आकर इस नदी में मिल जाती हैं। इसकी यदि सहायक नदियों की बात की जाए तो इसमें पूर्णा, वर्धा, प्राहिंता, मांजरा, वेनगंगा और पेनगंगा के नाम लिए जा सकते हैं। इनमें जो अंतिम 3 नदियां हैं जिनमें मांजरा, वेनगंगा और पेनगंगा का नाम लिया जा सकता है, वो बहुत बड़ी नदियां हैं। अब क्योंकि जो गोदावरी है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है आकार और विस्तार के कारण, इसी कारण से गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये सवाल पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये गोदावरी नदी है और किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है, तो ये गोदावरी नदी ही है जिसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार दक्षिण भारत में यह एक पवित्र नदी का दर्जा प्राप्त करती है। इसके बाद जो अगली नदी है दोस्तों वो महानदी है और महानदी का जो उद्गम स्रोत है वो छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि है। यह महानदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में
गिराती है और इस नदी की कुल लंबाई लगभग 860 किलोमीटर के बराबर है। यह नदी मुख्य रूप से महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा आदि राज्यों से बहती हुई आगे बढ़ती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कृष्णा द्रोणी के बारे में। जो कृष्णा नदी है उसका उद्गम स्रोत महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के पास निकट स्थित है और यह लगभग 1400 किलोमीटर की लंबाई तय करती है। 1400 किलोमीटर के बराबर लंबाई तय करने के बाद यह नदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है और इसकी प्रमुख सहायक नदियों में तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा है। यह नदी मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती है। इसके बाद दोस्तों अगली नदी जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं प्रायद्वीपीय नदियों के अंतर्गत, वह है कावेरी नदी। दोस्तों कावेरी नदी की यदि बात की जाए तो ये कावेरी नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है और तमिलनाडु में कुडलूर के निकट दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में ये मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 760 किलोमीटर है और अन्य इसकी बहुत जो सहायक नदियां हैं जो आकर इसमें मिल जाती है उनमें अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी नदियां हैं जो आकर इसमें मिल जाती हैं। यह नदी मुख्य रूप से तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में बहती है। इसके अलावा दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी जो कावेरी नदी के बारे में जानने की है, भारत का जो दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा प्रपात है जिसे शिव समुद्रम प्रपात कहते हैं, वो हमारी कावेरी नदी से ही निकलता है। इस प्रकार कावेरी नदी एक महत्वपूर्ण नदी है। इसके अलावा दोस्तों भारत में कुछ अन्य छोटी नदियां हैं जिनको जो हम प्रायद्वीपीय नदियों का दर्जा देते हैं, लेकिन ये नदियां आकार में बहुत छोटी और विस्तार तथा लंबाई की दृष्टि से भी बहुत छोटी हैं, इसीलिए ये उतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नदियां नहीं हैं जिनका अध्ययन अभी हमने किया। अगर हम इन अन्य नदियों की बात करें तो इनमें दामोदर, ब्रह्मणी, वैतरणी और सुवर्ण रेखा नदियों को हम शामिल कर सकते हैं और ये सारी की सारी नदियां पूर्व की तरफ बहती हैं। दोस्तों नदियों के बारे में अपना अध्ययन समाप्त करने के बाद अब हम एक कदम आगे बढ़ते हैं और झील की तरफ बढ़ते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कश्मीर में लोग अक्सर जाते हैं और झील में डल झील और शिकारा आदि के बारे में आपने जरूर सुना होगा। जो भी व्यक्ति कश्मीर जैसे राज्य की यात्रा पर जाता है और डल झील में उसने नाव की सवारी, बोट हाउस की सवारी ना की हो तो अक्सर उसकी यात्रा को अधूरा माना जाता है। तो जो झीलें होती हैं वो कश्मीर और उत्तराखंड जैसे राज्यों के राज्य जो पर्वतीय राज्यों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं उनमें पर्यटन और आकर्षण तथा जीविका का एक प्रमुख साधन है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर झील किसे कहा जाता है, क्योंकि नदियां और झील दोनों पानी के स्रोत हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर झील नदी से किस प्रकार अलग है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह के जो गर्त वाले भाग हैं जहां जल जमा हो जाता है उसे झील कहा जाता है। अर्थात हमारी पृथ्वी में जो गड्ढे हैं जो बहुत गहराई तक बने हुए हैं और जब उनमें जल इकट्ठा हो जाता है तो इस प्रकार के गर्तों को हम झील का नाम देते हैं। डल झील, नैनीताल झील आदि भारत की प्रमुख झीलें हैं, जबकि बड़े आकार वाली झीलों को हम समुद्र कहते हैं, जैसे कैस्पियन सागर, मृत सागर और अरब सागर आदि। भारत में बहुत सारी झीलें पाई जाती हैं जो अपने भौतिक आकार के कारण एक दूसरे से अलग अलग हैं। ये झीलें स्थायी होती हैं जबकि कुछ झीलें मौसमी झीलें भी होती हैं। अर्थात कुछ झीलें ऐसी होती हैं जिनमें पानी हमेशा बरकरार रहता है, कभी भी उनमें पानी की मात्रा में कमी नहीं आती। इस प्रकार की झीलों को स्थायी झील कहा जाता है। जबकि कुछ झीलें मौसमी झील होती हैं जिनमें उस दौरान पानी की मात्रा अधिक होती है जब बारिश का मौसम होता है, क्योंकि बारिश का पानी इन झीलों में एकत्रित होकर इनमें पानी की मात्रा को बढ़ा देता है। दोस्तों हिमालय नदियों के बारे में हमने देखा था कि जब हिमालय नदियाँ मैदानी इलाकों में प्रवेश करती हैं तो अक्सर विसर्प के रूप में बहती हैं। विसर्प अर्थात सांप की तरह कुंडलियां मारती हुई आगे बहती हैं और जो विसर्प नदियां होती हैं वो अक्सर गोखुर झील का निर्माण करती हैं। गोखुर झील क्या होती हैं? गोखुर झील वे झीलें होती हैं जो मुख्य नदी से कटकर एक अलग हो जाती हैं और झील का रूप ले लेती हैं। इस प्रकार बनी हुई झीलों को हम अक्सर गोखुर झील का नाम देते हैं।
अगर आपको याद हो तो पहले वाली वीडियो में हमने इसका अध्ययन किया था। आप एक बार उस वीडियो को दोबारा देखिएगा और देखिएगा कि चित्र के माध्यम से हमने गोखुर झील के बारे में क्या अध्ययन किया था। इसके अलावा जो स्पीट और रोधिका होती हैं वो तटीय क्षेत्रों में लैगून झीलों का निर्माण करती हैं। इस प्रकार की झीलें चिल्का, पुलिकट और कोल्लूरू झीलें हैं जो उड़ीसा जैसे राज्यों में पाई जाती हैं। इसके अलावा राजस्थान की एक सांबर झील है जो मौसमी झील है और लवणीय झील है। इस नदी का प्रयोग राजस्थान में नमक बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों भारत में बहुत सारे मीठे पानी की झीलें भी हैं, जैसे कश्मीर की वुलर झील। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मानी जाती है। और इसके अलावा डल झील, भीमताल झील, नैनीताल, लोकताल और बड़ा पानी मीठे पानी की महत्वपूर्ण झीलें मानी जाती हैं, जो भारत में बड़े पैमाने पर अपना जल उपलब्ध कराती हैं। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मानव के लिए झीलों का क्या महत्व है। तो झीलें जो होती हैं वो सिर्फ पर्यटन का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है, बल्कि अन्य बहुत ही कारणों से ये मानव के लिए उपयोगी है। अगर मानव के लिए इसके महत्व की बात की जाए या मानव के लिए इसके लाभ की बात की जाए तो इसके लाभ प्रमुख है जो हैं वो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है, नदी के बहाव को सुचारू बनाए रखती है। ये झीलें इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, मानव के लिए इसलिए लाभदायक है क्योंकि ये झीलें नदियों के धाराओं को, नदियों के बहाव को सुचारू बनाए रखती हैं, कभी उनमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होने देती। नंबर 2 है, बाढ़ को रोकती है। ये झीलें नदियों के जल को संतुलन बनाए रखती हैं। जब कभी नदियों में पानी ज़्यादा हो जाता है तो ज़्यादा पानी होने की स्थिति में ये होता है कि तटबंध टूट जाते हैं और नदियों का पानी आसपास के इलाकों में बह जाता है। इसी स्थिति को हम बाढ़ कहते हैं। लेकिन जिन इलाकों में झीलें होती हैं वो नदी के बढ़े हुए पानी को अपने अंदर समाहित कर लेती हैं और इस तरीके से वो बाढ़ को नियंत्रित करने का काम करती हैं। इसके अलावा सूखे के मौसम में पानी के संतुलन को बनाए रखती हैं। बाढ़ वाले मौसम में या बरसात वाले मौसम में ये नदी के अधिक पानी को एब्जॉर्ब करके बाढ़ को बचाती हैं, जबकि जब गर्मी का मौसम होता है, पानी की कमी हो जाती है, उस समय ये पानी उपलब्ध कराकर पानी की कमी को भी नियंत्रित करने का प्रयास करती है। इस प्रकार हम देखते हैं दोस्तों कि जो झीलें हैं वो इंसान के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बहुत सारे इलाकों में जहाँ झीलें हैं वहाँ जल विद्युत का निर्माण भी इन झीलों के साथ के माध्यम से किया जाता है। अब दोस्तों अगला बिंदु है, नदियों का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है। तो नदियाँ सिर्फ प्राकृतिक जलधाराएं ही नहीं हैं जो सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए या विभिन्न राज्यों को आपस में जोड़ने का काम करती हैं, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी नदियाँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। और हम जानते हैं कि नदी मार्ग के द्वारा अर्थात जल मार्ग के द्वारा विभिन्न प्रकार का व्यापार अर्थव्यवस्थाओं के बीच किया जाता है। ये व्यापार दो राज्यों के बीच भी हो सकता है या दो देशों के बीच भी हो सकता है। इसके अलावा ये नदियाँ पर्यटन के माध्यम से भी अनेक लोगों को रोजगार प्रदान करने का काम करती हैं। और जिन इलाकों में, जैसे कि हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ बहुत सारे लोग अपनी आजीविका कृषि से प्राप्त करते हैं, लेकिन कृषि की दिक्कत यह है कि कृषि अभी भी एक मौसमी रोजगार है जो वर्षा से प्राप्त होने वाले जल के ऊपर निर्भर करता है। इस प्रकार जिन इलाकों में कृषि की जाती है वहाँ नदियाँ सिंचाई के स्रोत के रूप में एक महत्वपूर्ण आयाम प्रदान करती हैं, विकल्प प्रदान करती हैं। और जिन राज्यों में नदियों के माध्यम से सिंचाई का कार्य किया जाता है वो कृषि उत्पादन के मामले में आगे हैं। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि मानव सभ्यता की शुरुआत उन्हीं स्थानों पर हुई थी जो जहाँ नदियाँ बहती थी और इन नदियों ने कृषि की शुरुआत के लिए महत्वपूर्ण उत्प्रेरक का काम किया। इसके अलावा दोस्तों नदियों का एक आर्थिक महत्व ये भी है कि अनेक राज्यों में नदियों के जल के माध्यम से जल विद्युत का निर्माण किया जाता है और इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नदियों का अर्थव्यवस्था में अर्थ की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए। अब दोस्तों हम इस अध्याय की समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं और अंतिम बिंदु जो इस अध्याय का वह है नदी प्रदूषण। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी को अगर हम दो भागों में बांटें, जल और स्थल में, तो लगभग 71% भाग जो है वो जल है और इस नज़रिए से पृथ्वी पर पानी की कोई कमी नहीं है।
और यह भी हम जानते हैं कि पानी इंसान के लिए कितना ज़्यादा उपयोगी है। बिना पानी के इंसान 1 मिनट भी नहीं जीवित नहीं रह सकता। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण बात है कि जो 71% जल पृथ्वी पर उपलब्ध है, उसका लगभग 97% हिस्सा मानव के किसी उपयोग का नहीं है, क्योंकि 97% हिस्सा महासागरों में पाया जाता है। और महासागरों में पाया जाने वाला जल इतना ज़्यादा लवणीय है कि इंसान के उपयोग के लिए उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। इंसान के लिए जो उपयोगी जल है वो सिर्फ 3% जल है, और वो जो 3% जल है वो हिमालय जैसे पर्वतों पर ग्लेशियर के रूप में पाया जाता है। ये ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो नदियों का रूप धारण कर लेते हैं, और ये नदियों का जो जल है वही इंसान के लिए सबसे ज़्यादा शुद्ध और स्वच्छ प्राकृतिक जल माना जाता है। जो कुल 3% जल है उसका 3/4 जल हमें हिम नदों के रूप में या ग्लेशियर के रूप में प्राप्त होता है। लेकिन नदियाँ इंसान के लिए इतनी ज़्यादा उपयोगी हैं, लेकिन फिर भी दिन प्रतिदिन इंसान का जो जल है नदियों से जो प्राप्त होता है वो दिन प्रतिदिन प्रदूषित होता जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर नदियों का जल इंसान के लिए इतना ज़्यादा उपयोगी है और इतनी ज़्यादा सीमित मात्रा में उपलब्ध है, तो आखिर वे कौन से कारक हैं जो नदियों के जल को दूषित कर रहे हैं। तो ऐसे दोस्तों अनेक कारक हैं जो इंसान के लिए नदियों के जल को दूषित कर रहे हैं। इनको हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला है औद्योगिकरण। हम जानते हैं कि मानव सभ्यता विकास करने के लिए अलग अलग आयामों का इस्तेमाल करती है, और उद्योग मानव की प्रगति का सबसे बड़ा आधार प्रदान करते हैं। इन उद्योगों में उन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जिन्हें मनुष्य अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और अपने ऐश्वर्यपूर्ण जीवन को जीने के लिए इस्तेमाल करता है। इन वस्तुओं को उद्योगों में बनाया जाता है, और आपको जानकर शायद हैरानी हो कि अधिकांश उद्योग जो हैं वो नदियों के किनारे स्थापित किए जाते हैं। इन नदियों से इन उद्योगों को जल की आपूर्ति भी होती है, और ये एक गलत बात है कि इन उद्योगों में वस्तुओं का उत्पादन करने के बाद जो बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ है, जिसमें खास तौर से केमिकल रसायन होते हैं, उनको इन नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है। अब जब इन केमिकल्स को नदियों में प्रवाहित किया जाएगा तो नदियों का जल कितना दूषित होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। दूसरा जो बिंदु है वह है शहरीकरण। जैसे जैसे शहर बढ़ते हैं वैसे वैसे शहर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या भी बढ़ती है, और शहरों में रहने वाले लोगों की जनसंख्या जो होती है उनकी आवश्यकताएं उन लोगों से अलग होती है जो ग्रामीण क्षेत्रों में अपना जीवन यापन करते हैं। शहर में रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं की अधिकांश वस्तुएं उद्योगों में बनाई जाती हैं, और उद्योगों में बनाने के बाद जो बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ होता है वह नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, शहरीकरण भी नदी प्रदूषण के लिए एक जिम्मेदार कारक है। और दूसरा है बढ़ती हुई जनसंख्या। जनसंख्या सिर्फ नदी प्रदूषण का ही कारण नहीं है, बल्कि जनसंख्या भारत की अनेक समस्याओं की जड़ है, या कहें कि लगभग सभी समस्याओं की जड़ जनसंख्या ही है। क्योंकि जैसे जैसे किसी भी देश की जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे उसको लोगों को भोजन, आवास और दूसरी उपयोगी वस्तुएं प्रदान करने के लिए उत्पादन बढ़ाना पड़ता है, और उत्पादन बढ़ाने का एकमात्र तरीका है अधिकांश उद्योगों की स्थापना करना। और उद्योगों के बारे में अभी हमने जाना है कि ये उद्योग नदियों के किनारे स्थापित किए जाते हैं। नदियाँ इन उद्योगों में जल उपलब्ध कराती हैं, और साथ ही उन अपशिष्ट पदार्थों को शोषित करने का भी काम करती हैं जो उन उद्योगों में वस्तुओं का उत्पादन करने के बाद बचता है। तो इस प्रकार नदियाँ विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरी करने के बावजूद भी प्रदूषित होने के लिए मजबूर हैं। लेकिन दोस्तों हम ये भी देखते हैं कि इंसान के लिए पानी कितना महत्वपूर्ण है, और पानी जो स्वच्छ रूप में इंसान के लिए उपलब्ध है वो कितना सीमित है। इसीलिए हम जो पानी प्रदूषित कर चुके हैं उसको स्वच्छ बनाने का प्रयास करते हैं। इसलिए भारत सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं चालू की गई हैं जिनके द्वारा उन नदियों के जल को स्वच्छ बनाने का प्रयास किया जाता है जिनको उद्योगों, शहरीकरण तथा बढ़ती जनसंख्या के कारण
प्रदूषित होना पड़ा है। इनमें से बहुत सारी नदियों को तो भारत सरकार के द्वारा मृत नदियों का दर्जा भी दे दिया गया है कि अब उनको हम नदियों के रूप में शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि नदियों की जो गरिमा है वो ये नदियाँ खो चुकी हैं। इनको खोने का कारण क्या है? इनको खोने का कारण मानव है, क्योंकि मानव ने अपनी आवश्यकताओं के कारण इन नदियों के जल को प्रदूषित कर दिया है। तो दोस्तों, गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए भारत सरकार ने जो प्रयास किया है, उस प्रयास को हम पाठ्य पुस्तक में दिए गए एक अंश के माध्यम से पढ़ेंगे और इसी से हम अपने इस अध्याय का अंत करेंगे। दोस्तों, पाठ्य पुस्तक से ये अंश लिया गया है जो गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के प्रयास की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। इसको हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या प्रयास भारत सरकार के द्वारा किया गया है नदियों को स्वच्छ बनाने के लिए। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP गंगा कार्य योजना के क्रियाकलापों का पहला चरण 1985 में आरंभ किया गया था एवं इसे 31 मार्च 2000 को बंद किया गया। राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति ने गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण की प्रगति की समीक्षा की तथा गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण से प्राप्त अनुभवों के आधार पर आवश्यक सुझाव दिए। इस कार्य योजना को देश की प्रमुख दूषित नदियों में राष्ट्रीय जल नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत लागू किया गया। गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। विस्तृत राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में अब 16 राज्यों की 27 नदियों के किनारे बसे 152 शहर शामिल हैं। इस योजना के तहत 57 जिलों में प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य किया जा रहा है। प्रदूषण को कम करने वाली कुल 215 योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। अभी तक 69 योजनाएं इस कार्य योजना के तहत पूरी हो चुकी हैं। इसके अंतर्गत लाखों लीटर प्रदूषित जल को रोककर उसकी दिशा में परिवर्तन करके परिष्करण करने का लक्ष्य रखा गया है। तो प्यारे बच्चों, नदियों के प्रदूषित जल को स्वच्छ बनाने का जो कार्य है वो भारत सरकार के द्वारा किया गया है और वर्तमान समय में भी किया जा रहा है। यह कार्य करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जल की जो शुद्ध जल की मात्रा है उसको बढ़ाया नहीं जा सकता है, जबकि इंसान की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इस प्रकार बढ़ती हुई जनसंख्या को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने का एकमात्र कारक नदियां हैं और नदियों के प्रदूषित जल को स्वच्छ करके ही यह कार्य किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, आज इस तीसरी वीडियो के माध्यम से हमने कक्षा 9 की भूगोल की पाठ्यपुस्तक के तीसरे अध्याय अपवाह का अंत किया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी और साथ ही आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उन तमाम नोट्स को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें जिनका अध्ययन हमने इन तीनों वीडियोज़ के माध्यम से किया है, ताकि आप उन नोट्स को जब चाहे पढ़ सकें और पढ़े गए कंटेंट को अच्छी तरह समझ सकें। तो फिलहाल दोस्तों, विदा लेना चाहूँगा आप लोगों से और विदा लेने से पहले आप लोगों से फिर एक बार अनुरोध करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करें। इसके अलावा अन्य लोगों तक इन वीडियोज़ को पहुँचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर करें। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।